नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ गाइस। आई होप आप सभी वेल एंड बेस्ट होंगे। मुझे पता है कहानी थोड़ी सी लेट हो रही है, बट आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर स्टार्टिंग में बोल देती हूँ। आप सभी के दिन अच्छे जाए, साल अच्छे जाए। कहते हैं कि जो हम स्टार्टिंग करते हैं नए साल में, जो चीज़ें हम करते हैं वही हम पूरे साल कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे अच्छे काम करिएगा थोड़े बहुत। तो मुझे पता है आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बट थोड़े बहुत हेल्प चीज़ें करनी चाहिए ताकि साल अच्छा जाए, हमारा नहीं दूसरों का भी साथ ही साथ। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तुम मिले तो हम बने। गाइस, हमने पिछले पार्ट में जो सुना था वो बता देते हैं एक बार के लिए, कंटिन्यू थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में होता क्या है कि जो हमारी नताशा होती है वो एक लड़के से मिलने के लिए जाती है। लड़के का नाम राहुल होता है। राहुल से वो मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाती है, जो कि जहाँ पे हमारी सलोनी भी थी, सॉरी आयशा भी थी। वहाँ पे आयशा सारी चीजें देख रही थी। दूसरी ओर यहाँ पे सलोनी के घर में सलोनी के दादाजी और उसके पिताजी मिलके सलोनी के लिए लड़का देख रहे थे, उसके रिश्ते के लिए। जिस चीज से सलोनी बेहद ही नाखुश हो जाती है। उसे काफी तकलीफ हो रही थी अपनी दादाजी और पिताजी को उन सारी चीजों को देख के। उसके पिताजी उसके इस रवैये से बहुत ही कंफ्यूज थे कि हुआ क्या है। यहाँ पे उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वो कुछ बोलती नहीं है, वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल में एक अजीब सी दर्द थी, मानो वो जो चीजें हो रही है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसके दिल में जो दर्द थी वो कहीं न कहीं निकालना चाहती थी, लेकिन निकल भी तो नहीं पा रहा था। दर्द ही कुछ ऐसा था गाइस, अपनी मोहब्बत को खोने का। मैं किसी और की हो जाऊं ये मुझे बर्दाश्त नहीं, और मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हें किसी और के होने दूं ये मैं होने नहीं दे सकती। कुछ चीजें वैसी ही थी। तो यहाँ पे बरखा जो होती है वो कई बार सलोनी को कॉल कर चुकी थी। सलोनी जो थी वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। सलोनी का फोन एक साइड पे रखा हुआ था। बेड पे वो लेटी हुई अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी और उस डायरी को कस के गले लगाई थी, जो डायरी में बरखा की चीजें थी। सारी चीजें बरखा की फोटो को सहला रही थी, सारी चीजें वो कर रही थी। उसे बेहद दुख हो रहा था। अपने घर के दरवाजे को, अपने रूम के दरवाजे को बेहद कस के लॉक कर चुकी थी। यहाँ उसके पिताजी उसके कमरे के पास आते हैं और आते ही उसके डोर को नॉक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सलोनी की कोई रिस्पॉन्स नहीं होती। सलोनी बहुत ही चुप हो चुकी थी, मतलब वो ना कुछ खा रही थी ना बोल रही थी। उसके पिताजी उसको बोलते भी हैं कि सलोनी बेटा क्या हुआ है, मुझे बताओगी? ऐसे कौन रिएक्ट करता है, क्या हुआ है? और सलोनी के दादाजी मानो उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं इन सारी चीजों से। उनके हिसाब से लड़कियां घर के अंदर ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, और वो बोल भी पड़ते हैं कि अपना समय वेस्ट करने से बेहतर है कि तुम आकर खाना खा लो। तुम्हारी बेटी को जब भूख लगेगी तो वो खा लेगी। उनके इस रवैये से सलोनी के पिताजी को इस बार थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो अपने पिताजी को बोल पड़ते हैं कि पिताजी, वो मेरी बेटी है। मैंने बचपन से अपने सर आंखों पे उसे पाला है। मैं उसकी आंखों में आज तक एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खा लूंगा जब मुझे भूख लगेगी, आप खाना खा लीजिए। और ऐसा बोलते हुए वो अपनी वाइफ को बोलते हैं पिताजी को खाना दे दो। और इतना बोल के वो फिर से सलोनी के दरवाजे पे नॉक नॉक करने लगते हैं। यहाँ पे बरखा बेहद ही परेशान हो चुकी थी, तो बहुत परेशान होने के बाद वो सलोनी की मॉम से कॉल करती है। सलोनी की मॉम उनको सारी चीजें बताती है। जैसे ही सारी चीजें बरखा को पता चलती है, मानो बरखा के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक चुकी थी। बरखा को मतलब वो चीजें हजम ही नहीं हो रही थी कि ये कैसे हो सकता है, और सलोनी इस समय किस कंडीशन में होगी वो समझ पा रही थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि सलोनी उससे कितना प्यार करती है।
तो वो क्या करती है, भागते हुए वहां से घर पे आने के लिए निकलती तो है, लेकिन यहाँ पे सलोनी की मॉम मना कर देती। बोलती है कि नहीं बेटा, तुम अभी मत आओ, अभी तुम्हारा आना सही नहीं होगा। तो बोलती है आंटी मेरी मेरी बात सुनिए, मुझे उससे मिलना है, बहुत ज़रूरी है उससे मिलना। तो बोलती है बेटा मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो तुम्हारी सारी चीज़ों को सुन सके या समझ सके। थोड़ा सा वक्त दो उसे। और यहाँ पे ऐसे ही होता है। लेकिन बरखा बरखा किसी की मानने वालों में से थी नहीं। इंतजार तो बेहद कस के कर रही थी, मानो वो घड़ियां निकल ही नहीं रही हो। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी सलोनी के लिए कि कैसे हालात में वो अभी होगी। और यहाँ सलोनी सलोनी तो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। इवन बरखा के अलावा भी उसे बहुत लोगों का कॉल हो चुका था। रोशनी का आया था, इवन नताशा का भी, कुछ नताशा को बताना था तो उसने भी कॉल किया था, लेकिन किसी से उसका कोई भी बातचीत नहीं होती है। जिसको सभी लोग थोड़े बहुत तो परेशान हो जाते हैं। तो ये सब लोग सोचते हैं कि क्या हुआ है, और एक्चुअली सब लोग एक कॉल पे आ जाते हैं, एक ग्रुप कॉल होती है जिसपे सभी लोग कनेक्ट होकर पूछते हैं, बातें करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बरखा के थ्रू पता चलता है कि क्या चीज़ें हुई है। यहाँ बरखा काफ़ी परेशान थी, और उसके भाई जो थे वो भी काफ़ी परेशान थे। आर्यन तो बोल पड़ता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। आ, मतलब क्या। चल, हम लोग एक काम करते हैं ना, उसके दादाजी को उठवा लेते हैं कहीं से। तभी जो नताशा होती है वो बोलती है कि अच्छा, मतलब मुझे लगा ही था कि तुम्हारा दिमाग तो है नहीं, लेकिन अब पता चल गया कि बिल्कुल ही नहीं है, गायब हो चुका है तुम्हारे सर में से। कारण बोलते क्या है, तो हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहती है। तो अनंत बोलते कि अच्छा, अपनी बेइज्जती करवाता कौन है, खुशी खुशी वो भी। तारण बोलता है शट अप, सॉरी। जो हमारी रोशनी होती है वो बोल पड़ती है शट अप गाइस। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी सीरियस होती है। प्रतिभा भी थोड़ी सी सीरियस हो चुकी थी इन चीजों को लेकर। तो क्या करती है, बरखा से पूछती है कि क्या करना है। बरखा बोलती है मुझे एक बार, बस एक बार उससे मिलना है। तो बोलती है कि ठीक है, हम कुछ इंतजाम करते हैं। और वैसे ही होता है सारी चीजें यहाँ पे। ऐसे करते करते पूरा एक दिन बीत चुका था। नेक्स्ट डे जो थे बरखा, सभी लोग कॉलेज तो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन सलोनी नहीं आती है। ये भी चीज़ें बरखा समझ रही थी। बेहद तकलीफ हो भी रही थी, उसे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ पे सलोनी तो अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर चुकी थी, एक रूम में लॉक। ना सुबह से कुछ खाई थी, ना कुछ बाहर आई थी। वो किसी से कोई बात भी नहीं कर रही थी। यहाँ सलोनी के जो डैड थे वो बेहद ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरे दिन शाम के 4 बजे यहाँ पे सलोनी जो थी वो अपने दरवाजे को खोलती है। तो उसके डैड जो होते हैं उसी वक्त ऑफिस से घर पे आए हुए थे कुछ काम से, और वो भी घर की सिचुएशन समझ रहे थे कि सलोनी कुछ खा। ये तो जैसे ही उनको पता चलता है कि सलोनी ने अपने दरवाजे को खोला है, तो वो तुरंत सलोनी के कमरे में जाते हैं। जाते ही सलोनी की वो हालत देख के मानो उनके दिल में कहीं टूट चुका हो, कितने टुकड़ों में टूटा होगा शायद वही जान सकते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत में भला कौन पिता देखना चाहता है। वैसे ही होती है सारी चीज़ें। और यहाँ पे बरखा बेहद परेशान होकर वो भी निकलती है वहाँ से। सभी लोग निकलते हैं, सारे दोस्त लोग, सभी लोग निकलते हैं। और निकलते ही उसके घर पे पहुँचते हैं। यहाँ पे सलोनी और सलोनी के पिताजी के बीच में कुछ बातें होती है। क्या बातें होती है ये तो हम थोड़ा सा आगे ही जानेंगे। सलोनी के पिताजी सलोनी से कुछ बातें करते हैं, तो सलोनी उसको कुछ चीज़ें बताती है अपने बारे में। सलोनी के पिताजी इस चीज़ को सुनने के बाद तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं, और वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है सलोनी को, और वो वहाँ से ही निकल जाते हैं। और निकलते वक्त जब उनकी नज़र सीधा जाती है बरखा के ऊपर, क्योंकि बरखा आई थी सलोनी से मिलने के लिए,
जैसे ही बरखा के ऊपर नजर जाते हैं तो बरखा की आंखों में वो दर्द के उसके हाथ पैर कांप रहे थे। लग रहा था कि बरखा बहुत परेशान है। वो समझ चुके थे और वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है किसी को भी। वो सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं, कुछ किसी को नहीं बोलते। यहाँ बरखा भाग के जाती है पहले सलोनी के कमरे में। सलोनी जो कि बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बरखा के वो किताब को लेकर बैठी हुई थी, बरखा की फोटो को बार बार सहला के रो रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे बरखा आई हुई है। और जैसे ही वो बरखा को देखती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। ऐसे ही वो बोल भी पड़ती है कि आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। उसकी बातों में, उसकी आवाज में वो दर्द जब बरखा सुनती है तो मानो उसका दिल कई टुकड़ों में, कई खंजरों से टूट चुका हो, वार हो चुका हो। उसकी आंखों से फिर से आंसू बह चुके थे। अब तक जो आंसू उसने अपनी आंखों में समेट के रखा था, मानो परमिशन नहीं दे रही थी कि गिरना मत। अब वो उस परमिशन का इंतजार भी नहीं करते और उसके गालों से सरकते हुए गिर जाते हैं। एक बार वो अपनी नम आंखों से सलोनी को देखती है जिसमें आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, मानो रो रो के अपनी आंखों का उसने नशा बना लिया। ऐसे कुछ चीजें वैसी थी। वो भाग के जाती है, सलोनी को कस के गले लगा लेती है। जब सलोनी उसको हक करती है तो इतनी वो टूट चुकी थी, वो रो पड़ती है बरखा को हक करके। अच्छे से वो चीख के रोती है पर की बाहों में। वो बरखा भी मानो अपनी बाहों में उसे समेट लेती है, कस के, अच्छे से। और समेटते हुए ही उसको बड़े प्यार से तकरीबन 15-20 मिनट तक दोनों एक दूसरे को हक करके रखते हैं। और सलोनी यहाँ पे चीख चीख के रोती है। उसकी चीख की आवाज यहाँ तक कि उसके पिताजी और माँ के कान में भी जाती है, लेकिन कोई उसके कमरे में जाता नहीं, क्योंकि पता है बरखा गई हुई है। उसके पिताजी जब ये चीख सुनते हैं तो उन्हें बहुत दर्द महसूस होता है। यहाँ उसके दादाजी घर पे थे नहीं, वो किसी फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर थे, अपने गार्डन साइड में थे, तो वो ये चीख सुनते नहीं। बरखा बहुत ही प्यार से उसे समेटती है, उसे हक करके रखती है और बोलती है, क्या क्या हुआ है। जब ये बोलती है तो सलोनी उसको एक बार अपनी नम आंखों से उसके चेहरे को देखती है और बोलती है कि मैं आपको नहीं खो सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। बरखा बोल पड़ती है कि आप मुझे नहीं खोगे, मैं मैं भी आपको नहीं खो सकती। शांत हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी आपका साथ, आई प्रॉमिस। और उसके हाथों को थामते हुए बेहद लाजमी और प्यार से उसके फोरहेड पे किस करती हुए बोलती कि शांत हो जाइए ना। कब तकरीबन 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक करके रखे थे। अभी भी सलोनी की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। सलोनी रोते रोते सारी बातें बताती है बरखा को। बरखा को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, लेकिन उसको पता था कि घर के बड़े हैं तो उसकी उम्र भी हो चुकी है। यही सब सोच के वो ज्यादा कुछ बोलती ही नहीं है। वो बोलती है, बस एक सवाल उसका रहता है सलोनी के लिए कि कब आ रहे हैं लड़के वाले। सलोनी कुछ बोलती नहीं है तो उसे बरखा क्या करती है, उसे बेहद प्यार से हक करती है। प्रतिभा को कॉल करती है, प्रतिभा उसके पास आती है ऊपर कमरे में। यहाँ पे सारे दोस्त नीचे ही ठहरे हुए थे, सलोनी की मॉम से बात कर रहे थे। सलोनी की मॉम भी कुछ कुछ चीजें उनके दोस्तों को बताती है। उनके दोस्त भी सपोर्ट कर रहे थे, साथ दे रहे थे, आंटी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो बोल भी रहे थे कि आंटी आप रोइए, कुछ नहीं होगा, मैं ना। और ऐसे ही होता है, प्रतिभा को कॉल करती है तो प्रतिभा ऊपर जाती है। ऊपर जाते ही बरखा इशारे में करके बोलती है कि, क्योंकि जब प्रतिभा साथ में जाती है तो रोशनी भी उसके साथ थी।
तो यहाँ प्रतिभा और रोशनी दोनों मिलके सलोनी को संभाल रहे थे। बरखा थोड़ी देर के लिए सलोनी की मोम से बात करना चाहती थी, और वैसे ही होता है, वो नीचे आती है सलोनी की मोम से थोड़ी बहुत बात करने के लिए। वो बड़े ही तमीज से, बड़ी ही इज्जत से बोलती है, आंटी आपसे कुछ बात करनी थी। उसकी मम्मी समझ रही थी सारी चीज़ों को, उसकी आंखों के आंसू को, उसके सारी चीज़ों को। वो ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं और बोलते कि हाँ बेटा चलो। और एक कमरा था वहाँ पे, स्टोर रूम बोल सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पे जाते हैं दोनों, बोलते हैं, दोनों बैठते हैं। तभी उसकी मॉम बोल पड़ती है क्या हुआ है। तो बोलती है कि कब आ रहे हैं लड़के वाले उसको देखने के लिए। तो उसकी मम्मी बोलती है कि उसके दादाजी ने एक लड़का पसंद किया है। फोटो दिखाती है बरखा को और बोलती है ये लड़का पसंद किया है, और ये लड़का पसंद है उसके पिताजी को भी। बरखा शांत हो चुकी थी अब। वो उस फोटो को देखती है और वो बोल पड़ती है कब आ रहा है। तो बताती है परसों। इस लड़के का नाम राजेश है। बोलती है ठीक है। और वैसे ही होता है यहाँ पे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत चुके थे। 2 दिन तो मैक्सिमम बोल सकते हैं कि बीत चुके थे बरखा और सलोनी के दरमियान। इन 2 दिनों में बरखा जो थी वो सलोनी के घर पे ही रुक चुकी थी, गई नहीं थी, क्योंकि उसे पता है सलोनी की चीज़ें, सलोनी की कंडीशन क्या हो सकती है। तो वो तंग नहीं करना चाहती थी और वो रुक चुकी थी। अब आती है बारी परसों, जिस दिन था ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन शाम के 4 बजे, या बोल सकते हैं तकरीबन 3:30 4 के बीच में ही आते हैं राजेश और राजेश के परिवार वाले। सलोनी के जो दादाजी थे वो बेहद ही खुश थे, और खुशी में साहस से उनको बोलते हैं आइए आइए, कैसे हैं आप सब लोग, आइए। तो आते हैं सब लोग, बैठते हैं। राजेश भी आता है, बैठता है। सलोनी को जब ये पता चलता है कि राजेश आ चुका है उसे देखने के लिए, रिश्ते में बनने के लिए, तो सलोनी को और दर्द हो रहा था। और यहाँ पे इतना दर्दनायक पल था कि बरखा खुद उसको तैयार कर रही थी। राजेश देखने आया था और यहाँ बरखा उसके श्रृंगार कर रही थी। बरखा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, और बरखा की आंखों में आंसू भरे हुए भी थे। यहाँ पे सलोनी तैयार बिल्कुल नहीं होना चाहती थी, मानो कितने तकलीफ में वो सारी चीजों को पहना रही थी। ये बात सलोनी समझ रही थी। उसके आंखों में काजल ओढ़ना, उसके गले में वो नेकलेस, उसके कानों में बालियां डालना, सारी चीजें जैसे जैसे कर रही थी। यहाँ पे सलोनी को और दर्द हो रहा था और तकलीफ हो रही थी, मानो वो इन तकलीफ को सह नहीं पा रही थी। दोनों के आंखों में आंसू भरे हुए थे। बरखा बेहद प्यार से उसके गालों को थामते हुए बोलती है कि आप जाइए, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ। सलोनी बोलती कि क्या क्या करने क्या वाले हो आप, बस 2 मिनट दीजिए, आप जाइए, मैं आपके साथ हूँ, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो बोलती है कि नहीं, मुझे मुझे नहीं जाना है, मुझे सच में नहीं जाना है। तब तक वहाँ पे सलोनी के घर के डोर पे, मतलब जो उसका रूम था उसके डोर पे, यहाँ पे उसकी मॉम आ चुकी थी। सलोनी के डैड एक बार सलोनी की ओर देखते तो हैं, कुछ बोलते तो हैं नहीं। सलोनी की मॉम, हाँ सलोनी की मॉम उसे नीचे लेकर आ। सलोनी देख रही थी अपने डैड को अपनी नम आंखों से, लेकिन उसके डैड जब उसके चेहरे को देखते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है, मानो वो तकलीफ सह नहीं पाते और अपनी आंखों को झुका लेते हैं। जब सलोनी अपने पिताजी की झुकी हुई नजर देखती है तो बर्दाश्त कर नहीं पाती।
वो कुछ बोलती नहीं है। और यहाँ पे साजिश जो सलोनी के सामने बैठा हुआ था लाते हैं, सलोनी को बेहद प्यार से बैठाया जाता है। राजेश बड़े प्यार से, होता है ना, एक थोड़ी सी तिरछी निगाहों से, एक थोड़ी सी लस्ट भरी निगाहों से राजेश सलोनी को देख रहा था, जो कि सलोनी समझ रही थी। लेकिन सलोनी के दादाजी, उनकी आंखों में तो एक अलग ही खुशियां थी। सलोनी के माँ बाप अपनी नज़रों को झुकाए थे, और यहाँ पे राजेश के माँ बाप दोनों बोल पड़ते हैं, और कैसे हो बेटा आप? तो सलोनी कुछ बोलती नहीं हो, बोलती कि ठीक ठीक हूँ। चलिए अब हम जानेंगे इस ठीक हूँ का क्या राज है, और क्या करने वाली है बरखा, क्या करने वाली है, अब आगे क्या होगा। क्या राजेश की जो चीज़ें हैं वो सबके सामने आएंगी? क्या है राजेश का राज? क्या बरखा पहले से जानती है राजेश को? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, एंड फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। चलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।